नमस्कार। हमने चर्चा को बीच में एक बार विराम दिया था। अब उसी सूत्र को पकड़ के दोबारा शुरू करते हैं। हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस था उसकी चर्चा कर रहे थे और ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे इनमें क्या नया है, क्या पुराना है, भविष्य में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कितना पढ़ना होगा, इन सब की चर्चा कर रहे थे। इन चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले इन विचारकों में से एक विचारक है, नाम है अरिस्टोटल। हालांकि उससे पहले प्लेटो भी कुछ रूपों में चर्चा कर चुका है। एक कारणता सिद्धांत है कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो आप भी जब भी कुछ करें अपने जीवन में, यहां वहां किसी भी घटना को, विचार को घटित हुए देखें तो आप ये देखें कि उन सब के पीछे मूल कारण क्या है। पीछे आपने देखा होगा एक बस पकड़ी गई, ठीक है, तो उस बस में पेपर सोल्व करवाया जा रहा था और वो बस लोक परिवहन की थी। तो मैंने इन सब चीजों को आपस में ऐसे जोड़ के देखने की कोशिश की कि ये पेपर लोक परिवहन की बस में क्यों सोल्व करवाया जा रहा था और रोडवेज की बस में क्यों नहीं था, ये सारा क्या प्रकरण है। तब मुझे ये पता चला कि ये दरअसल पेपर का चक्कर नहीं था, इसके मूल में कोई कारण और था। ये थी रोडवेज बस के साथ प्रतियोगिता। रोडवेज बसों ने जब किराया थोड़ा कम किया तो फिर लोक परिवहन वाले उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अतिरिक्त सुविधा दी कि अगर आप लोक परिवहन की बस में बैठोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा। तो देखिए आप हर चीज के मूल में और तय में जाके समझने की कोशिश कीजिए। हाँ तो देखो सीट तब प्रतियोगिता में तभी तो पिछड़ रहे थे भाई। आप रोडवेज में वही आप उदयपुर से कहीं भी जाते हैं, जालोर से उदयपुर, तो आपका वो जो मैक्सिमम किराया वो 500 रुपए लगता है। हालांकि तो लोक परिवहन वालों ने किराए को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया, तो कौन बैठेगा उसमें। इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी थी। वो कौन सी दी थी, वो पेपर वाली फैसिलिटी। तो आप मूल कारणों को खोजें। कई ऐसे नाम है उनको आप देखे आसानी से खोज सकते हैं कि ये नाम क्यों रखे गए। लेकिन आपने एक चाय का नाम सुना, अभी चाय पी के तो मुझे याद आ गया, एक चाय है बाघ बकरी चाय। तो मैं ये कारण खोजने की कोशिश कर रहा था कि इससे ये नाम कैसे रखा गया, बाघ और है बकरी, ये क्यों नाम रखा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तब मेरे एकदम से जैसे बुद्ध को ज्ञान हुआ, सत्य का ज्ञान मुझे भी हुआ। ये सर पतियों के संदर्भ में ये बात है। एक मजबूर पति ने ये चाय है इसका नामकरण किया था कि जब मैं इसको अकेला पीता हूं तो मुझ में कैसी फीलिंग आती है, बाघ वाली, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ पीता हूं तो मुझे कैसी फीलिंग आती है, ये बकरी वाली। उसकी आंतरिक फीलिंग थी, वहीं से ये नाम आया था। चलिए अब मेरा जो उद्देश्य था वो था कि आपके चेहरे पे क्या आ जाए, मुस्कान आ जाए। आप मुस्कुरा लिए हैं, हम मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। अब कई है ना उसके बाद भी सीरियस हैं तो उनका इलाज नहीं है। कई तो पैदा ही कैसे हुए थे, सीरियस हुए थे, न तो वो रोए थे और न ही हंसे थे। तब दाई ने कहा था, माँ ने पूछा बेटा हुआ है, बेटी की कुछ नहीं हुआ, मूर्ति हुई है। न तो हंसती है न ही रोती है, तो उनके कोई भाव नहीं है। वो वही तो भाव मरने पे है और वही भाव उनके पढ़ने पे है। तो उस भावों को बदल लें आप, जब मौका मिले तो आप हंस लें, मुस्कुरा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे आपकी सफलता पे। चलिए अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ऐसी मजेदार क्लासें चलती रहेगी। अभी आप में हंसी है, वो थोड़ी कम हंस रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कहीं तेज हंस दिया तो ये नहीं हो कि क्या हो जाए, ये तो आड़ू है, गांवड़ियो है। आप धीरे धीरे ना आप ये आदत छोड़ देंगे, हम जोर जोर से हंसेंगे। मेरा 2 उद्देश्य है, आपके चेहरे के ऊपर लालिमा लेके आना, ठीक है, आपके रंग में सुधार करना। आप जितना मुस्कुराएंगे ना आपका चेहरा उतना ही क्या होगा, रंगतदार होगा। तो ये भी मेरे 2 उद्देश्य यहाँ पे, यहाँ ये मैं तो सिर्फ ये पढ़ाऊंगा मैं, हाँ मैं आपके कलर उसमें फेयरनेस लाऊंगा। देखो आप ये वो अतिरिक्त सुविधा है जो कौन दे रहा था, वो बस वाला, तो मैं अतिरिक्त सुविधा ही दूंगा आपको, चिंता मत करो आप। प्लेटो आज भी मैं भी ना कई दिनों बाद मुस्कुराया हूं क्योंकि आपके बीच में, वरना घर पे ऐसे मौके मैं अंतिम बार तब मुस्कुराया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी।
हाँ, वो शादी से याद आया। देखो, एक मैं पहले दिन से बार बार मैं एक ही संकट की चर्चा करता हूं कि ज्ञान नया ले लेता हूं मैं, क्योंकि मैं किताबें आप भी पढ़ते रहते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा पढ़ता ही रहता हूं, तो वो नई चीजें थिंकर्स आ जाते हैं, बुक्स नई आ जाती है, विचार नए आ जाते हैं, लेकिन चुटकुले घूम फिर के क्या आते हैं वो। तो चाहे चुटकुला पुराना हो, हंसना जरूर है, ये ध्यान रखना यार आप लोग, क्योंकि ये नहीं आते नए यार, मैं कहां से लाऊं, कोई बुक्स थोड़ी आती है इनकी, कोई पुस्तक आए तो मैं ले आऊं, पढ़ लूं, रट भी लूं, ये आते नहीं है, ये कहीं कहीं से उड़ उड़ा के आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको स्टोर कर लेता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, कई बार क्या रह जाते हैं याद। तो ये मैं कह रहा था ना कि मैं अंतिम बार कोई जगह है क्या ऐसी कि सारे चुटकुले हैं ऑनलाइन, क्या नहीं नहीं उसमें वर्गल आते हैं वो वाले है ना, उसमें वो सुना नहीं सकते फिर, तो वो वेज नॉन वेज का भी बड़ा फर्क रहता है इनके अंदर। तो मैं कह रहा था, मैं लास्ट बार मुस्कुराया कब था, मैं वही चर्चा कर रहा था। तो दरअसल मेरे दांत है ना कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, आप देखोगे ना कभी ध्यान से। तो मैंने एक दिन मैंने जब फोटो खिंचवाई तो मैंने सोचा भी, मेरे को उससे ससुराल वाले ने कहा कि पे लड़के को हम देखेंगे फोटो वोटो, कि सामने आ गया तो मुझे पता था हम अपने को लड़की देनी नहीं है। तो फोटो वोटो से काम चला लें। देखिए ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो फोटो के ऊपर वो मारते हो ना, आप क्या करते हो, नहीं नहीं फोटो को आप और सुंदर करने के लिए फिल्टर, हाँ जब मैंने फोटो भेजी इस टाइम फिल्टर नहीं चलता था, वरना फिल्टर वाला आत्महत्या कर लेता, कई बार आपने देखा होगा। एक दिन ना मेरे बड़े वाले बेटे ने मेरे को सिखा दिया कि पिताजी अगर आपकी फोटो अच्छी नहीं आ रही आप तो फिल्टर मारा करो, तो एक दिन मैंने 20 एक फिल्टर मारे उसके। फिल्टर ने हाथ जोड़ दिए, ये नहीं अब नहीं गया, अब ऐसे नहीं, इतनी झूठ नहीं बोल सकता मैं। इतना गोरा थोड़ी दिखाऊंगा आपको। चलिए बाकी बातें फिर करेंगे, चलो कभी, मजेदार चर्चा थी। प्लेटो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करें। खूब अच्छी तरह से पढ़ रखा है प्लेटो को और अरस्तु को आपने क्या नहीं पढ़ रखा, सिसरो, एक्विनास को तो फिर भी पढ़ रहा है, सिसरो याद नहीं है, पढ़ा तो होगा कभी आपने, एक्विनास थोड़ा थोड़ा याद होगा कि ये मध्य युग का अरस्तु था, ये था वो था, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो इसमें से एक आपको राइटर कौन सा मिला, सिसरो, मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, मिल। उसके बाद यहां आते आते फिर ब्रेक लग जाते हैं। हेगल की अपन जरूर चर्चा कर लेते हैं जब कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स तब तक समझ नहीं आता जब तक कौन समझ नहीं आता, हेगल। अगर है ना ये सारे विचार का आप पढ़ना चाहें तो ये नींव यहां से है, इस नींव के ऊपर है ना जो जो महल खड़े हुए, उनमें सबसे बड़ा महल किसने खड़ा किया, कार्ल मार्क्स ने। इस नींव यहीं से तैयार हुई थी हेगल से, और इसी पे एक फिर और मकान किसने खड़ा किया, ग्रामसी ने, और इसी से एक टूटा फूटा मकान है बर्मास का है, और एक छोटी सी गली में साइड की कोठड़ी किसकी है, फ्रांस फैनन की है। ये किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत किससे प्रेरित है, फ्रांस फैनन को छोड़ दें तो ये तीनों किससे प्रेरित है, हेगल से प्रेरित है। ये मोबाइल का संकट आज का याद, कोई घर वाले हॉस्पिटल गए हुए, सह परिवार, पिताजी सारे। कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हेबरमास और फ्रांस फैनन, ये तभी समझ में आएंगे जब अच्छी तरह से क्या समझ में आया, हेगल। क्योंकि फिर फ्रांस फैनन हिंसा की चर्चा करता है, हेबरमास कुछ और ही चर्चा करता है, कम्युनिटी की चर्चा करता है, ग्रामसी क्या करता है, हेगल को और किसको मिला देता है, कार्ल मार्क्स को। तो ये ना, ये सबसे मजेदार विचार का इनमें, ये समझ में आ गया तो फिर इनके साथ ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको आप जरूर करें, ये बहुत ही टफ है, और ये इतना मतलब वो अहंकारी व्यक्ति था, ये खुद कहा करता था कि जो मैंने लिख दिया ना वो सिर्फ किसके समझ में आता है, मेरे समझ में आता है, और किसी के समझ में नहीं आता। इतना ही अहंकारी मैं था बचपन में, मैं भी यही कहा करता था, क्योंकि जो मैंने लिख दिया ना वो किसके समझ में आता था, मेरे, क्योंकि मैं ऐसे कीड़ी सी मार दिया करता था। तो गुरुजी कहते बेटा मारे तो समझा कोई, तो के लिख लिया। तो इतना ही अहंकारी, हेगल से कम मैं भी नहीं। तो हेगल आप जरूर पढ़े इनमें से, अगर आपको पहले सबसे पहले अगर मौका मिले तो, बाकी पढ़ रखा था आप किसको पढ़े, हेगल को। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। टीएस ग्रीन आपने कम पढ़ा है लेकिन पढ़ रखा है। इन सब में आपने ग्रामसी नहीं पढ़ रखा, हेबरमास नहीं पढ़ रखा, और फ्रांस फैनन आपने कभी कभी हो सकता है ग्रेड 2 का एग्जाम दिया तो इसकी बुक्स आई होगी, रेस्ट ऑफ द अर्थ ऐसा कुछ करके, पृथ्वी के भागे वगैरह, और ये सारी। हन्ना अरेंटे का नाम सुना है लेकिन इसके बारे में, टोटल टेररिज्म को, तानाशाही, इनके बारे में इससे आगे नहीं बढ़े कभी भी।
जॉन रोल्स, ये अपने खूब अच्छी तरह से ये पढ़ रखा है, जॉन रोल्स का संकट नहीं, न्याय जब भी पढ़ते हैं जॉन रोल्स को व्यापक रूप से पढ़ लेते हैं। नोजिक को भी न्याय के दौरान पढ़ लेते हैं, और माइकल वाल्जर को भी जब समानता वाला संकट आता है तब पढ़ लेते हैं, किसी न किसी रूप में बुक्स कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। तो अब जो हमें शुरुआत में जिनके ऊपर नजर डालनी है उनमें एक तो हेगल पे, एक इस पे सिसरो पे, और नहीं परिचय पढ़ लेना कहां के थे। हेगल तो सर सबके मिल जाएगा। उसके बाद आप पढ़ना ग्रामशी को, उसके बाद हेबरमास को और फ्रांस फैनन को, और इनकी आप एक बार कहीं से भी ना छोटी मोटी हन्ना रेंटे को जरूर पढ़ लेना, और इनकी जीवनी पढ़ लेना कि ये ना है कहां के, क्या थे क्या नहीं थे, तो एक छवि सी बन जाएगी ना, फिर इनको समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये क्या कहना क्या चाह रहे थे, ये से क्यों थे, ये किसकी खिलाफत करते थे, ये है। बाकी आपने इनके सब को पढ़ रखा है, न्याय व्याय में इनके सबकी चर्चा आ रखी, तो ये 4-5 थिंकर आप पढ़ लेना। अब फिर वही, अब कुछ नहीं लेना, अपने एक किताब पहले खरीद चुके हैं, कौन सी आप बताओ, ओपी गब्बा की राजनीति विचारक विश्वकोश, ये इंग्लिश में भी आती है और ये हिंदी में भी आती है। उसमें सारे थिंकर दिए हुए, सारे विचारक उसके अंदर, सारे थिंकर्स उसके अंदर दिए हुए। चलिए, ये हो गया जो पार्ट सेकंड है, अपना पेपर सेकंड, उसकी पहली यूनिट ये है। अब आ गया पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें आइडियोलॉजी और कंसेप्ट, इसमें थ्योरीज आ गए। नेचर एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये ना सबसे खतरनाक टॉपिक है ये वाला। इट्स मेन कंसर्न डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, कि इसका पॉलिटिकल थ्योरी का उद्भव कैसे हुआ और उसका डिक्लाइन कैसे हुआ और उसका पुनरुद्भव कैसे हुआ, ये सारा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने जितना अब तक देखा है ना, इस एक लाइन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे टिपिकल यही है। तो आप एक काम करें, ये सब सारा कुछ करें ना, तो जो आडा जी वाली गाइड है उसका कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो आप जरूर कर लें इसके लिए आप, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे बिखरे बिखरे क्वेश्चन यहीं से आते हैं इसके अंदर से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला, ये तो आप हर हालात में ही करेंगे, आज जाते ही आज कर लेना भले इसको। उसके बाद आ गया बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये आपने पढ़ रखा है, कोई संकट नहीं है, आप जानते हैं। फैक्ट वैल्यू डिक्टोमी, तथ्य मूल्य जो विवाद हैं उनके संदर्भ में है, ये आपने इसी दौरान पूरी बहस, ये जब ये सारी है ना, इसके साथ ये भी चलता रहता है, आधुनिक और जो परंपरागत के विवाद चलता है उसमें चलते हैं ये। सिस्टम अप्रोच आपने पढ़ रखी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रखी है। अब ये जो दोनों अप्रोचेज है ना, इनमें क्वेश्चन बड़े टिपिकल आने लगे, अप्रोच नहीं है टिपिकल ये, हालांकि इनकी शब्दावलियां जरूर थोड़ी सी अलग है, लेकिन इनको जानबूझ के ना टिपिकल बना दिया गया है, क्योंकि पर्सन बनाने वाले ने ये निश्चय कर लिया कि मैं यहां से ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि जो सही नहीं कर पाए, तो जानबूझ के ना कोई एक लाइन उठा लेंगे हजारों लाइनों में से और वो उठा के दे देंगे, तब यहां से गड़बड़ होती है। लेकिन अगर पेपर अगर सही बनाना तो आपके ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएंगे इनमें से घुमा फिरा के, और आपके सबके सही होंगे। ये इतने अच्छे टॉपिक है ये साइंटिफिक से, ये दोनों, चाहे वो ईस्टर्न वाला हो और चाहे आमंड पावेल या आमंड कोलमैन का हो। ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी आपने, नया टॉपिक है बिल्कुल ही, तो यहां ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, चाहे वो अर्लेथम का हो, चाहे आर्थर बेंटले का हो, ट्रूमैन का हो, बहुलवादियों से शुरू कर दो कहीं से भी ये ग्रुप थ्योरी है। उसके बाद है ये आपने पढ़ रखा है एलीट थ्योरी, ये आपने जब लोकतंत्र करेंगे ना तो अपन उसी में कर लेंगे, अपन इसको अलग से नहीं करेंगे, एलिटिसिज्म और एलीट थ्योरी को अलग से नहीं करेंगे। उसके बाद है रैशनल चॉइस थ्योरी, ये तो सिर्फ पब्लिक एड में तो चलती है, जब हम नेट जेआरएफ का सिलेबस देखते हैं तो ये पब्लिक एड में है, और अपने ये कहाँ है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये अपन कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस में किस रूप में आती है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, अपन कंबाइंड ही करेंगे इसको, पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस को मिला के कर लेंगे, तार्किक चयन सिद्धांत को। उसके बाद आ गया राष्ट्रवाद, आ गया, ये नहीं पढ़ा आपने, वो यूरोपियन है और नॉन यूरोपियन है, भारत के संदर्भ में इसके तात्पर्य क्या है और यूरोपियन इनका क्या तात्पर्य लगाते हैं। उसके बाद फेमिनिज्म आ गया, नारीवाद आ गया, और पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, उत्तर आधुनिकतावाद। फेमिनिज्म तो फिर भी अपन जब स्वतंत्रता समानता न्याय करते हैं, नारीवाद भी कर लेते हैं, लेकिन एक अलग भी कर लेंगे अपन, नारीवाद की धाराएं कितनी थी, नारीवाद है कितने प्रकार का, ये सारा यहाँ मजेदार क्वेश्चन आते हैं। और सबसे जो मजेदार कंसेप्ट है वो कौन सा है, पोस्ट मॉडर्निज्म है,
उत्तराधुनिकतावाद है। तो ये अपने को अच्छी तरह से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ में, जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ आधारित आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, और इसमें जो पूछा जाता है वो ये ज्यादा फैक्चुअल ज्यादा आते हैं। तो अपन दोनों तरीके से कर लेंगे इसको, उदाहरणात्मक समझ भी पैदा कर लेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म की, उत्तराधुनिकतावाद की, और इसमें तथ्य कौन से बनते हैं वो भी कर लेंगे। 5 से एक थिंकर मुख्य मुख्य बातें करते हैं। अब ये ना सबसे छोटी सी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इसमें से मस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो इस पूरे में सबसे जो टफ लगेगी ना, पूरा सिलेबस देखोगे तो आपको 2 चीजें टफ लगेगी। एक तो ये वाली टफ लगेगी आपको, क्योंकि इसमें शब्दावली नहीं आ जाएगी, और दूसरा आपको जो टफ लगेगी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज है ना, वो आपको थोड़ी सी टफ लगेगी। ये 2 ही हैं जो आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं पैदा करते हैं, बाकी सारे ठीक है, क्योंकि इसमें नए नए विचारक से आ जाते हैं कई, तब दिक्कत आती है। अब आ गया कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें यहां से कोई नहीं, अपने को सारी अप्रोचेस नहीं करनी। आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस की कोई भी पुस्तक उठाओगे तो उसमें पहला चैप्टर ये होता है कि अप्रोचेस कौन कौन सी, सारी नहीं करनी अपने को। इसने फिक्स कर दिया अपने लिए, एक तो कर दिया इंस्टीट्यूशनलिज्म संस्थावाद, और एक कर दिया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नव संस्थावाद, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब ये जो डिवाइडेशन किया गया था इसमें गड़बड़ कर दी। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की शुरुआत जो होती है वो सिस्टम थ्योरी से होती है, फिर क्या आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। तो उसको पता नहीं क्यों वो उठा के तो वहां ले गए और इनको यहीं छोड़ दिया। वो जो पीछे वाले टॉपिक थे वो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में मिलते हैं अपने को। अब इनमें से आपने जो नहीं पढ़ रखा वो ये 2 ही अप्रोचेज है, 3 है इसमें से जो आपके लिए बिल्कुल नई है। संस्थावाद बिल्कुल 4 आदमियों के नाम याद करेंगे, नव संस्थावाद 10 आदमियों के नाम, थिंकर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इनमें से छोटा सा टॉपिक कौन सा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये 3 टॉपिक बिल्कुल नए हैं। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसमें मैटर नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलेगा कि कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इसमें राज्य की जो क्या है विशेषताएं, कैपिटलिस्ट राज्य, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड एडवांस इंडस्ट्रियल जो है औद्योगिक जो राज्य थे, डेवलपिंग जो विकासशील सोसाइटीज हैं वो कैसी हैं, इनमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं मिलता। ये इस टॉपिक के साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि जब अपने राज्य कर रहे थे शुरुआत में, जब आप याद करो कि अपने जब इसकी सिलेबस की शुरुआत की थी, फर्स्ट पेपर किया था, तो पहला ही टॉपिक था वो था राज्य का परिप्रेक्ष्य था। उसी के समाहित करना पड़ेगा इस टॉपिक को, क्योंकि उसमें उदारवादी जो था उसमें क्या आ जाएगा कैपिटलिस्ट, और मार्क्सवादी में क्या आ जाएगा सोशलिस्ट, और उसमें पोस्ट कॉलोनियल था उसमें कौन सी सोसाइटीज आ जाएगी, डेवलपिंग सोसाइटीज आ जाएगी। तो ये जो टॉपिक है हम उठा के कहां करेंगे, उस स्टेट के साथ करेंगे, उसको अलग से यहां नहीं लेके आएंगे खींच के उसको। उसके बाद आ गया गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब ये जो सारे टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये सब तो हम पब्लिक एड में पढ़ते हैं। हमने इससे पहले इनको कभी पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ा, ये पब्लिक एड का टॉपिक है, ये अपन करेंगे। और उसके बाद आ गया सिविल सोसाइटी। इसमें हम थोड़ा सा फायदे में इसलिए हैं कि इस बार स्कूल लेक्चर में जब बदला हुआ सिलेबस आया था उसमें क्या जोड़ दिया था, तो आपकी सिविल सोसाइटी आपकी पढ़ी हुई है, तो सिविल सोसाइटी आपने पढ़ रखी है। आपको जो नए टॉपिक करने जो सब जगह काम आते हैं, ब्यूरोक्रेसी, लोक नीति, गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये बिल्कुल ही नए टॉपिक है, ये पब्लिक एड बुक्स में मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए पुस्तक मत खरीदना। ये हम नेट के जेआरएफ का जब मैं वो शाम वाला करेंगे 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास उसमें करवाऊंगा, क्योंकि ये वहां पब्लिक एड में है और यहाँ कहाँ है ये पॉलिटिकल साइंस में। तो ये जब टॉपिक आएंगे, आप भले ही नेट जेआरएफ का नहीं कर रहे हो, एचपीएससी का भी नहीं कर रहे हो, तो ये उस दौरान होंगे जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें ये टॉपिक करेंगे आप। उसके बाद है कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनाइजेशन, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। अब ये ना इसमें बड़ा संकट आता है, ये जो 2 लगा दिए ना, इन्होंने विवाद पैदा कर दिया कि अपन इसे पीछे वाले को करें या नहीं करें। इसका तात्पर्य तो ये होता है कि मुद्दा कहां से शुरू होता है, इसके आगे से। ये तो मेन हेडिंग, इसके आगे ये करना है अपने को, लेकिन अपने को ये करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछा कौन कब आजाद हुआ कब आजाद नहीं हुआ, ये इतना फैक्चुअल सा है
कि ये जो कॉलोनियलिज्म की शुरुआत और इसके कारण क्या थे, और दूसरा डीकोलोनाइजेशन हुआ ना, उसमें नेताओं के नाम कौन से थे, थर्ड वर्ल्ड के जो मुख्य नेता और विशेष करके वो देश जो आजाद कब हुए, अफ्रीका और एशिया के देशों के आजादी के सन तक पूछ लिए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा टिपिकल सा है टॉपिक, ये अजीब सा है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा पहले। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। अब ये वाला जो टॉपिक है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, उसमें यहां दिक्कत नहीं आती अपने को। अंडर डेवलपमेंट में दिक्कत कहां आती है, इसका अर्थ क्या लगाएं, कौन सा डेवलपमेंट लगाएं, ये संकट आ जाएगा कि आर्थिक विकास करें या पर्यावरणीय विकास करें, कौन सा विकास करें। अंडर डेवलपमेंट कहती थोड़ा सा संकट का समाधान हो गया, क्यों, अलग विकास के तो सिद्धांत आए हुए हैं। ये अलग विकास का सिद्धांत हम दो जगह करेंगे, दो बार इसलिए करना पड़ेगा कि एक बार तो हम इसको किस रूप में करेंगे, निर्भरता सिद्धांत के साथ, डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और दूसरी बार इसको हम कहां करेंगे, तो हम इसको एक ही जगह कर लेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैं आपको समझा दूंगा कि देखो पीछे ये सारा किया था, तो ये सारा है। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये चलता ही रहता है, तो पुराने टॉपिक हैं, लेकिन ये बड़े बिखरे बिखरे से ऊपर है। इनमें जो इन पे नहीं बनता, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे टॉपिक नहीं बनता, कहां से है, ये ग्लोबलाइजेशन है, इसके ऊपर बनता है। 1990 के बाद, चाहे वो वाशिंगटन सहमति हो, चाहे वो उसके बाद के और न्यू ट्रेंड्स हो, वो सारा इसके अंदर समाहित हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें इन दोनों पे सवाल तो बनते नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बनते हैं, वैश्वीकरण के ऊपर या भूमंडलीकरण पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है रिवॉल्यूशन एंड रेजिस्टेंस। ये टॉपिक तो फिर भी हो सकता है कहीं पढ़ा हुआ आपने, क्रांतियां, लेकिन ये बहुत विस्तृत सा टॉपिक है। क्रांति की एनाटॉमी क्या है, उसने क्या कहा, ये इसमें कोई 20 विचारक घुसते हैं रिवॉल्यूशन का नाम लेते ही। अब रिवॉल्यूशन कौन से प्रकार की, कितने प्रकार की, कहां कौन सी हुई, कौन सी हरी रिवॉल्यूशन और कौन सी गुलाबी और पता नहीं कौन कौन सा था। उसके बाद रेजिस्टेंस है, ये गांधी वाले तरीके, ये सारे विरोध के जितने भी तरीके हैं ना, ये सारे इसमें आएंगे। फिर ये आपने नहीं पढ़ रखा। फिर आ गया डेमोक्रेटाइजेशन, ये अपन अलग से नहीं करेंगे, डेमोक्रेटाइजेशन है ये लोकतंत्र ही करना है। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया चली ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हंटिंगटन को करना होता है, कुछ एक दो थिंकर्स हो रहा है, लेरी पेन वगैरह, उनको करेंगे, ज्यादा इसमें माथा फोड़ी नहीं करने। ये किसके साथ करेंगे अपन, लोकतंत्र के साथ करेंगे। उसके बाद है न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड पैटर्न्स क्या है, ये एक मजेदार टॉपिक है। इसके ऊपर जरूर आजकल क्वेश्चन आते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स, सिविल सोसाइटी, न्यू सोशल मूवमेंट, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये चार ऐसे टॉपिक है जिन पे आजकल बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नव सामाजिक आंदोलन है, इनके ऊपर करेंगे अपने, ये नहीं पढ़ रखे आपने। चैलेंज इन कंटेम्परेरी सोसाइटी, इनके सामने क्या चैलेंज है। अब आ गया कि ये है कहां, ये नहीं मिलती अब ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर। आपके पास जो भी बुक्स है ना, उनमें ये है ही नहीं। ये वाले, ये संस्थावाद और नव संस्थावाद, उसके बाद ये सिविल सोसाइटी वाले, ये सारे टॉपिक। तो मैंने कहा ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला, ये गवर्नेंस वाला, ये तो पब्लिक एड में पढ़ लेंगे अपन, और ये सारे किसी एक पुस्तक में नहीं है, ये बिखरे बिखरे। फिर भी एक पुस्तक अपन पढ़ेंगे, वो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे एंड्रयू हेवुड की। मैं आपको फिर बता दूं, एंड्रयू हेवुड की पुस्तक अपने कहां काम आएगी। एक तो यहां काम आ जाएगी थोड़ी सी, तो इसमें काम आ जाएगी, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी काम आ जाएगी। एंड्रयू हेवुड की बुक नाम है पॉलिटिक्स। एंड्रयू हेवुड, एक पुस्तक का काम हो गया कंप्लीट, दूसरी का कल हुई थी, नेक्स्ट वीक में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। आप धीरे धीरे जब भी मौका मिलेगा, अभी मत पढ़ना इसको, इससे बजाय ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ना, वो ज्यादा मजेदार है, ये बाद में पढ़ लेंगे अपन। ये एक पुस्तक तो करनी पड़ेगी अपने को। तो ये ना, ये वाला और ये वाले मुद्दे हैं, अधिकांश काय में मिल जाएंगे, एंड्रयू हेवुड में मिल जाएंगे आपको, वो वहां से निकाल लेंगे अपन। अब आ गया पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनामिक्स इन इंडिया, ये सबसे ना चैलेंजिंग पोर्शन है ये वाला। ये किसी भी एक पुस्तक में नहीं मिलता, किसी भी एक पुस्तक में। तो फिर क्या करें, तो मैंने इस पे खूब सारा काम कर रखा है। कोई पुस्तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट है।
ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की आती है प्रताप भानु मेहता की, लेकिन वो इतनी लेंदी, इतनी भारी है, और उसमें से भी मैंने देखा कि क्वेश्चन उठते नहीं है, उठते हैं तो एक आधा क्वेश्चन उठता है, उसके लिए इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आओ चाहे नहीं आओ, आपको ये आप मैटर घर बैठे मिल जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर मैं अपने आप डलवा दूंगा इस पूरे मैटर को, आप वहीं से आप घर बैठे ले लेना इसको। तो इसके लिए मैं आपको कोई एक पुस्तक सजेस्ट नहीं करूंगा। इसमें जो खतरनाक काम हुआ वो ये कर दिया इन्होंने, कमेंटेटर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, रुडोल्फ, रजनी कोठारी, सीपी भांबरी और अमर्त्य सेन, ये काम टेढ़ा कर दिया इन्होंने। ये कुछ देखो नए डाल दिया आपने, इनकी ये कमेंट्री की हुई है, इनकी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भांति भांति की। चलो ग्रेनविल ऑस्टिन तो सीधी कमेंट्री कर रखी है, इसने तो भारतीय संविधान कॉर्नर स्टोन वाला वो जो पुस्तक लिख रखी है वो है, उसके हिंदी वर्जन है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, उसकी जो चैप्टर प्लान है ना वही डाल लोगे, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है इसका। और थोड़ी सी की जीवनी देख लेंगे, रजनी कोठारी, सीपी भांबरी, इनके ऊपर डीप क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रखा, क्योंकि कंटेम्परेरी है तो इस पर काम कौन करेगा। ये जब पुराने हो जाएंगे तब इनके ऊपर रिसर्च वगैरह शुरू हो जाएगी, फिर इसके ऊपर बुक्स भी आ जाएगी, अभी इनके ऊपर कुछ नहीं मिलता। अब ये वाला एक मस्त पोर्शन है, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसमें से मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ये तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का निर्माण, क्योंकि ना वो हिस्ट्री का टॉपिक है ये, कि पहले ये जोड़ार, फिर वर्ध राजस्थान, फिर छोटार, फिर बड़ार, ऐसे करते करते 7 चरणों में, और फिर नवंबर 1956 में राजस्थान का निर्माण है पूरा। ये आप खुद कर लेना। इस जो पूरे टॉपिक है उनसे ये टॉपिक मैंने क्या कराऊंगा, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, ये आपने पहले ही कर रखा है। उसके बाद डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन राजस्थान, ये मैं करवाऊंगा। उसके बाद डिटरमिनेट्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स, ये करवाऊंगा। और पीपल्स मूवमेंट इन राजस्थान, इस पे मैटर नहीं मिलता, इस पे कोई 10 एक मूवमेंट्स है वो मिले हैं मुझे, उससे ज्यादा नहीं मिला, चाहे वो फिर आरटीआई का हो या कोई 2-4 पानी के बाबार, फलाना बाबार, माउर, ये थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बाकी इस पेपर तो मैं, मेरा जो सबसे मैं आपको ये कहूं कि मैं जिन पे कम ध्यान दूंगा ना, ये तो मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं, और इस पे तो कुछ मैटर ही नहीं मिलता इसके ऊपर। ये 8-10 एक तो बता दूंगा, बाकी नहीं है, बाकी आपको मैं कहीं अच्छा उपलब्ध हो जाएगा मैटर, संतोषजनक मैटर उपलब्ध हो जाएगा आपको। इसके लिए आपको कतई आने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे मिल जाएगा सारा कुछ। अब आ गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आ गई। अब इस बार है ना, इस पे काम करना पड़ेगा, मैंने इस पे कम काम कर रखा है। राइज ऑफ सुपर पावर्स, ये तो कर रखा है, कोल्ड वार्स, बायोपोलरिटी, नॉन अलाइड मूवमेंट, एंड ऑफ कोल्ड वार और वर्ल्ड ऑर्डर, ये आपने सारा पढ़ रखा है पहले, स्कूल लेक्चर में पढ़ रखा है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जेक्टिव सब पढ़ रखे हैं आपने। सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, ईयू, एल्बा, आसियान, आपने अफ्रीकन यूनियन नहीं पढ़ रखी, 1-1.5 पेज के कुछ नहीं है। ओपेक, ब्रिक्स पढ़ रखा है, बिम्स्टेक कम पढ़ा है, G20 अभी चल ही रहा है। तो एक क्वेश्चन तो हर हालात में काय से आएगा, G20 में से आएगा। इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है वहीं से उठेगा, अपने भारत सरकार की, वहां से कोई क्वेश्चन उठेगा इसके ऊपर। तो ये 2-3 एक आप लिए नए हैं, बाकी आपने कर रखे हैं। अमेरिकन हेजेमनी, ये सारा इसी से जुड़ा हुआ, ऊपर वाले से आ गया। ग्लोबल ऑर्डर, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन एंड डिसआर्मामेंट, ये पहले भी आ चुका है, पहले भी, कि वो जो हथियार नियंत्रण के लिए क्या हुआ था, ये फिर आ गया। इंटरनेशनल टेररिज्म, ये एक नया टॉपिक है, ये कम पढ़ते हैं अपन, नेट जेआर पे जरूर पढ़ते हैं। इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी नया है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर विशेष करके जो कन्वेंशन हुए हैं वो 1966 का, 1948 का, और 5-7 एक चीजें और रखी। ये टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, ह्यूमन राइट्स वाला। औरतों के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ हो रखा है, ये 1-1.5 पेज का मैटर है, वहीं से आता है ये तो सारा। उसके बाद ये पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा टफ है, पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला। ब्रेटन वुड्स टू WTO, अब इनके बीच में करना क्या है, ये ब्रेटन वुड्स के निर्माण से लेके, वर्ल्ड बैंक के लेके, और कहां तक का, WTO के तक का, बीच में ना ये IMF और इन सब ने क्या किया, क्या नहीं किया, और ये वो क्या था, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, ये ना बहुत ही बिखरा बिखरा सा टॉपिक है, उसमें डंकल वार्ता है, ये सारा करना पड़ता है इसके तहत। WTO के निर्माण से पहले क्या कुछ सारा चक्कर पड़ा था, वो सारा इसमें है।
उसके बाद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, नियो। नियो की मांग थर्ड वर्ल्ड ने की थी यूएनओ के अंदर कि हमें ना निजात दिलाओ, ये हमारा जो नव उपनिवेशवाद कर रहे हैं ना, और हमारा जो भारी शोषण कर रहे हैं ये विकसित देश, इनसे छुटकारा पाने के लिए एक पूरा मूवमेंट चला था ये वाला, बाद में इसको दबा दिया। उसके बाद नॉर्थ साउथ डायलॉग चलता है, ये आपने पढ़ रखा है। साउथ साउथ कॉरपोरेशन के लिए जो भी जितने भी कुछ बन रखा है, दक्षिण दक्षिण दो देश आपस में सहयोग करते हैं, उन्होंने कौन से संगठन बना रखे हैं? तो यहां से तो कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा संगठन है जो दक्षिण दक्षिण सहयोग का पर्याय नहीं है? G20 है, मान लो G20 उत्तर दक्षिण का सहयोग करता है, दक्षिण दक्षिण का सहयोग करता है, उत्तर उत्तर का सहयोग करता है? आप बताओ। उत्तर दक्षिण का सहयोग करता है। उत्तरी देशों का तात्पर्य होता है पाश्चात्य विकसित देश, और दक्षिण देशों का तात्पर्य है विकासशील देश। तो G20 में विकसित देश भी हैं और विकास। अब मैं आपसे पूछूं, सार्क किसका संगठन है? सार्क दक्षिण दक्षिण का है, मतलब सिर्फ विकासशील देशों का संगठन, इसका दक्षिण दक्षिण का है। और G7 उत्तर उत्तर का है। तो कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ये तो बर्निंग इश्यूज चलते रहते हैं। इंडिया रिलेशन विद यूएस, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इसके लिए अपन किताब एक पढ़ लेंगे। अपन यादव की आती है, यादव जी का नाम क्या है? RS यादव, पढ़ ले एक किताब, आप पढ़ना। उसके बाकी मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत ही मजेदार पुस्तक थी, वो अपने पहले रह चुके हैं, विदेश सचिव दीक्षित वाली, दीक्षित की और एक रईस कुमार की। ये 2-3 पुस्तकें मैं पढ़कर उनमें जो होगा ना मटेरियल वो निकाल दूंगा, और एक पुस्तक आप पढ़ लेना RS यादव वाली। और उनको 2-3 और फॉरेन पॉलिसी में अच्छी पुस्तकें आई हुई है, उनमें जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको नोट्स के रूप में दे दूंगा। तो ये हो जाएगा सारा। यहां से इस पोर्शन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इस वाला, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। छोटा सा लगता है ये 2-3 लाइन का, लेकिन ये अकेला 5 से 7 क्वेश्चन लेके जाएगा ये वाला, ज्यादा ही लेके 5-7 ही, मुझे 8-10 लग रहे हैं इसमें से। तो एक लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आती है, वो सेकंड पेपर की पहली लाइन थी, पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। और उसके बाद महत्वपूर्ण है ये वाला, ये वाला। तो अब ये कहां से करेंगे अपन? तो इसके लिए अपने पास एक बुक तो पहले से डिसाइड है, कौन सी? ग्लोबल पॉलिटिक्स डिसाइड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। उसमें जो कुछ मिल जाएगा वो यहां से कर लेंगे। आमतौर पे यहां से यूएनओ के बारे में ये एक पिकासो की जटिल कला करती है, ये क्वेश्चन कहां से उठा हुआ है? यहीं से उठा हुआ है, इसी से, एंड्रयू हेवुड से उठा हुआ है। और एंड्रयू हेवुड के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपन एक पुस्तक और पढ़ेंगे, महेंद्र कुमार की। क्वेश्चन आते हैं इसमें से, एक बार कोटेशन वोटेशन ना, वो बहुत सारी यहीं से पूछी गई है। नाम है महेंद्र कुमार। लो जी, अंतरराष्ट्रीय संबंध के नाम से इनकी पुस्तक है, महेंद्र कुमार। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कितनी पुस्तकें करेंगे अपन? 2 पुस्तकें करेंगे, एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स और महेंद्र कुमार जी की। अब ये तो मैंने आपको सिलेबस कर दिया। अब आप इस सिलेबस को एक बार, अब मैंने चर्चा कर ली, अब आप कहें ये क्या है, ये तो हम ही कर ले, तो कर लो, फिर घर जाकर कर लेना, सोचना कौन से टॉपिक मुझे आते हैं, कौन से मुझे नहीं आते, कौन से टॉपिक है जो मुझे सबसे पहले करने में, पता तो करूं इनमें लिखा हुआ क्या है, ये कहां मिलेंगे, मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना मटेरियल है। आज आप 100 अवलोकन करना अपने आप का, और उसके बाद पढ़ना शुरू करना। अपना फ्यूचर प्लान है, कल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कल मैं आपको वही जो मेरी आदत है वही करवाऊंगा मैं शुरुआत में। तो आपको एक तो आप मैंने मैटर दे दिया, वो पढ़ लेना। आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कल मैं आपको वो दे दूंगा शुरुआत वाला मैटर, जो मैं बांट है कि ये आदर्शवादी रुचार, कुछ वो थिंकर्स जिनके अपन नाम याद करते हैं, मैटर आ गया क्या, वो आप ले जाना, ठीक है। वो पढ़ लेना, पुराने वालों ने पढ़ रखा है, आपने पहले ऑनलाइन कहीं से सारा पढ़ रखा है। तो कल आपके देखो, अब एक तो टारगेट ले लो, इतना तो आपको पढ़ना ही है। अब मैं आपको कल के टारगेट दे दूं, अपने बच्चों की तरफ पढ़ेंगे अपन इस बार। मैं भी आपको वैसे डील करूंगा आपके साथ। आप भले ही प्रोफेसर बन जाएंगे, मेरे बराबर के ही आप, कम नहीं है। आप जो कल करके आएंगे ना, मैं टारगेट दे रहा हूं आप। एक तो मैंने आपको आज 28 पेज दिए, ये करके आएंगे आप। दूसरा, आप ये इनकी जो पुस्तक है, गाइड है इनकी, आडा जी की, इनका कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर आप सुन लो।
उसके बाद कुछ मैंने आपको पेज और दिए हैं, वो मुझे नहीं पता कितने पेज है, उसमें संप्रदाय है, स्कूल्स हैं और थिंकर्स के नाम है, तो एक वो करके आएंगे, स्कूल्स और थिंकर्स वगैरह। इतना काम है, और ये आप आराम से भी करोगे ना तो आप कितने घंटे में कर दोगे, आराम से हो जाए 15 घंटे। सिलेबस दे दिया है, आज तो कुछ नहीं करना, सिलेबस को देखना है, अंडरलाइन करना है, दोबारा ये टॉपिक्स देखने क्या 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 क्या। सुबह जल्दी खड़े हो जाना और ये सारा पढ़ना शुरू कर देना। 15 घंटे बच गए ये और देख लेना, क्योंकि आडा जी वाला वो पहला चैप्टर वो भारी है, ये भी भारी है और ये भी भारी है। नहीं लगेंगे, अगर हम निश्चय कर लेंगे तो कुछ भी कठिन है नहीं है। बस इतना काम है कल के लिए, थोड़ा सा काम है, रोज इतना ही करना पड़ेगा अपने को, अपन 100% बनेंगे। अब क्या करना है, नहीं होता याद, ये थोड़ी होता इतना, एक बार पढ़ो तो सही, कुछ 5% हो जाएगा, दोबारा पढ़ेंगे 10% हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो 10% और हो जाएगा, फिर आप और पढ़ोगे तो और हो जाएगा। ये चीज 20 बार पढ़ेंगे, अपने एक बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, तब तो याद होगा। तो आज जिनको मैदान छोड़ना है वो छोड़ देना, जिनको मैदान में डटे रहना है वो कल आ जाना, क्योंकि आप ये पढ़ोगे और ये है पॉलिटिकल साइंस, तो हाँ यही है वर्तमान परिदृश्य में राजनीति विज्ञान, यही है जो आज रात से और कल सुबह से आप क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे आप। तो आप बिल्कुल सचेत हो जाएं, मस्तियां वस्तियां बंद कर दें आप। पिछले 2-1 महीने में आपने जो चर्बी चढ़ाई है उसको क्या कर लो, अब कम कर लो, अब सीरियस पढ़ना शुरू कर दो। 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और बनना है, और बाई गॉड बन जाओगे। ये नहीं कि यहां आओगे तो बनोगे, इसलिए बनोगे कि तुम पढ़ रहे कितना को। एक भी दिन वेस्ट मत करो, हर एक वेस्ट हुआ दिन अगले दिन अपना वर्डन बढ़ाता जाएगा। अब ये आप छोड़ दिया ना, ये गारंटी कभी नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि कल तो और काम मिल जाएगा, वो कब करोगे फिर, तो ये काम तो बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। अब न बुक्स की चर्चा हुई थी, क्योंकि हो सकता है कल आप में से कहीं नहीं आए, तो मैं आपको बता दूं बुक्स की इतनी चर्चा हुई थी कि एंड्रयू हेवड की कितनी पुस्तकें पढ़नी है, 2, पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स। ओपी गाबा जी की कितनी पुस्तकें पढ़नी है, 2, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और विश्वकोश, ठीक है। या वो नहीं पढ़ना चाहो तो छोटी पुस्तक पढ़ना चाहो तो राजनीति सिद्धांतों की रूपरेखा। उसके बाद एक महेंद्र कुमार जी की पुस्तक की चर्चा हुई थी, याद आ रहा है, ठीक है। एक पुखराज जी जैन, प्रमुख राज व्यवस्था है। इंडियन थिंकर में हमने कोई चर्चा नहीं की, तो अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहो तो एक ही पुस्तक पढ़ लेना, पुखराज जैन। तो बाकी इंडियन थिंकर आपको कहां मिल जाएंगे, बाकी जो कहां मिल रहे हैं आपको, ओपी गाबा के विश्वकोश में मिलेंगे आपको। राजनीति विचारक विश्वकोश, वो तो सॉरी लेना ही है, बस मैं गलती कर गया बीच में। तो एक बार आपको बड़े बड़ा आइडिया लग गया। अब मैं फिर आपको बताऊं, जब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बुक्स वाला, कि एक बार इतनी बहुत है, इतनी पढ़ो सही एक बार आप। सबसे पहले आओ आप थिंकर्स के ऊपर आओ, थिंकर्स पे क्या करोगे बताओ, कौन सी पुस्तक, एक ओपी गाबा, बस एक ही पढ़ना, एक बार ओपी गाबा से शुरू कर दो। इनकी आती है राजनीतिक विचारक विश्वकोश, चलो जी। उसके बाद आ गई आपकी थ्योरी, यहां हम है संकट में। एक है एंड्रयू हेवड की पॉलिटिक्स नंबर 1, और एक है ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा। उसके बाद आपके मन में जो कुछ और पुस्तकें पढ़ने की इच्छा चाहत जो जागृत हो रही है, वो एक तो है इनकी ये जो दिल्ली वाले प्रोफेसर हैं, सुशीला रामा स्वामी ने, भार्गव जी, हाँ राजीव भार्गव, उसको तो मत पढ़ो एक बार। इसकी बजाय आप अगर पढ़ना चाहो तो किसकी पुस्तक पढ़ लो, एसपी वर्मा। और एक पुस्तक जो मैं कह रहा था वो मैं आपको दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा किसी भी रूप में, एस.एल. वर्मा की है आधुनिक राजनीति सिद्धांत, पुराने टाइम की छपी हुई है, ये है। तो आप इतनी थोड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, नहीं आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो वही चीजें रिपीट होती है। टाइम है, यही तो कह रहा हूं, आप 12, 13, 14 घंटे यही तो पढ़ने वाले हैं। तो एक बार नहीं, एक बार आप जो ही चीजें, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए रूपरेखा आपने पढ़ रखी है तो कौन सी पढ़ लो, क्योंकि सिंपल है पॉलिटिक्स।
ये थोड़ी सी टफ पड़ेगी आपको। एस एल वर्मा जी टफ है, एस पी वर्मा जी तो फिर भी नहीं है। ये दोनों आपको उपलब्ध हो जाएगी, एस पी वर्मा भी और एस एल वर्मा भी, दोनों उपलब्ध हो जाएगी आपको। फिर कभी जरूरत पड़ी तो अपने को दादीज जी की पुस्तकें हैं, एक पुस्तक तो नई आई है, उसमें तो दम नहीं है, पुराने वाली थी एक समकालीन राजनीति सिद्धांत, वो आपको लगभग नोट्स वोट्स में घुसी हुई है, वो सारी नहीं घुसी तो और घुस जाएगी वो दादीज जी वाली। अब आ गई कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में कितनी चर्चाएं करें, दो ही तो पुस्तक की है। किस किस की? पुखराज जैन की, कौन सी? प्रमुख राज व्यवस्थाएं, और सीबी गैना जी की तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक संस्थाएं। ठीक है, कंपैरेटिव में दो हो गई, गैना जी और पुखराज जी जैन साहब की। अब आ गई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो पुस्तकें, एक तो है महेंद्र कुमार की और दूसरी थी एंड्रू हेवुड की। अब आ गया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अभी एक ही पुस्तक की वो की है अपने, बेर एक्ट की है। ठीक है, अब जो नए हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नए वाले तो शुरुआत करेंगे, पहले 4 क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स 11th और 12th एक बार पढ़ेंगे, दोबारा नोट्स बनाएंगे, फिर छेड़नी नहीं, नोट्स बना लेना। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो लगभग अपने नोट्स में सारा मैटर है, पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले पढ़नी। आप एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ते हो हर बार आपको वहां नई चीजें मिलती है, आप मान के चलो। वहां से भी क्वेश्चन उठते हैं, वहां से भी कोटेशन उठती है, आप पढ़ो इनको। भारत का संविधान है, उसमें भी आपको ऐसे चीजें मिलेगी जो पहले आपने नहीं खोजी होगी, उनको खोज के अलग कर लो आप। तो ये पहले यहां से शुरुआत कर दो आप, बाकी मैं मैटर लगातार दे रहा हूं वो पढ़ते जाओ, यहां से शुरुआत कर दो, फिर इनमें से एक एक करके शुरुआत कर देना। अब मैं आपको नहीं बता सकता आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि आप में सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है। कईयों को ये अच्छी तरह से आती है, कईयों को ये नहीं आती। कईयों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है, वो एसपी वर्मा और एसएल वर्मा पढ़ेंगे, बाकी उन्होंने पढ़ रखी है। तो आपके सबके ना वो मानसिक स्तर और पढ़ाई का स्तर और जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है, आप अपने हिसाब से निर्णय करेंगे। फिर भी आपके दिक्कत आए, आपको उलझन हो, आपको नहीं ऐसे गुरुजी कैसे होगा, मैं कहां से करूं, मेरा स्टैंडर्ड ये है, तो आप अपने बारे में आंकलन करके मुझे बता दें, फिर अपन चर्चा करके उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा 4 से 6 2 घंटे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जो स्कूल्स हो, संप्रदाय और वो सारे पढ़ाऊंगा, और 1 घंटे में आपको कल लोक प्रशासन पढ़ाऊंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। तो कल 3 घंटे 4 से 7 क्लास है, ठीक है। और छुट्टी का नहीं रखेंगे अपन, 3 घंटे तो क्लास है, क्योंकि 3 घंटे क्लास होती फिर आप चले जाते हो 8 नहीं, अभी 8 लेट होते हैं, अभी 1 महीने के बाद है ना, दिन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर 4 से 8 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 3 घंटे चलने दो, थोड़े रिदम में आने दो चीजों को, ठीक है। एक बार आप बैठे रहो, आप कुछ नोट्स हो रहे हैं वो ले जाओ, कुछ और है क्या अपने देने के लिए वो ले जाओ आप। एक आप ध्यान रखें, आप जिस दिन आओगे उसी दिन नोट्स मिलेंगे, अगले दिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक बार मैं इनको तो बोल दूं ये क्या झगड़ा सा चल रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रहा था कि नोट्स आप जिस दिन आओगे तो उसी दिन मिलेंगे। आप 3 दिन बाद आए और 3 दिन बाद आप बोले कि हाँ भैया मेरे नोट्स, तो नीचे लगे भाई जी कौन से, तो भूल गए कि मेरे नोट्स। अरे पहले तो वो आपको नहीं जानता, फिर वो नोट्स को नहीं जानता। यहाँ 20 एसएससी वाले यहाँ आते हैं, ग्रेड 3 यहाँ आ रहा है, आरएस के यहाँ आते हैं, तो वो बावले हैं कि किस किस नहीं जानते, वो अपने को, अपना इंडिविजुअल है, अपने अपने को जानते हैं, वो आपको नहीं जानता। तो आपको वो फलाने नोट्स, तो वो पढ़ता थोड़ी बेचारा, तो उसको नहीं पता। तो आप जिस दिन आएंगे उस दिन नोट्स मिलेंगे, नहीं मिले तो आप अपने दोस्त से फोटोकॉपी करवा लेना। मुद्दा ये नहीं है कि नोट्स देना नहीं चाहिए, मुद्दा ये है कि वो नीचे एम्प्लॉय है वो बावले हो जाते हैं और सारा काम छोड़ के यही काम करते रहते हैं, फिर वो शिकायतें करते हैं, आप उनको धमकाते हो, फिर वो उनकी गरिमा को ठेस लगती है। तो आप ना, एक तो प्लीज आप ना ऐसा कोई काम मत करना। आपको पता है कि गरिमा होती है, इस लेवल तक आते आते हम ये भी समझ चुके हैं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबकी पहचान है। बस ये है कि वो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, तो आप ये सोचते हैं इनके लात भी मार देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप किसी से भी ना प्रेम से पेश आना, और विशेष करके उन एम्प्लॉइज से
आप यहाँ के मैनेजमेंट से आप कैसे पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप जो यहाँ और लोग बैठे हैं ना, जो संभालते हैं काउंटर वगैरह, उनसे आप है ना बदतमीजी मत करना कभी भी। उनसे कभी तेज मत बोलना, उनको गालियां मत देना, उनके हाथ में नहीं होता कुछ भी, अपना ये है। तो कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे आप गए बस में और आप एक वो उसमें गए, कौन सी लोक परिवहन में है, और वहां जाके और कंडक्टर को पकड़ लिया, तेरे जैसे देखे सारे तुम पेपर करा रहे थे, तुम क्या है। तो उसने पेपर थोड़ी कराया बेचारे ने यार, पेपर कराने वाला तो और थे, उसको पकड़ो ना तुम लोग। तो ये वो है, ये कंडक्टर है, इनके साथ आप झगड़ा नहीं करें, ये तो बस को संचालित कर रहे हैं, इनके साथ झगड़ा नहीं करें। हाँ मालिक कोई और है, हाँ वहां करें आप झगड़ा। तो मेरा यही है। खैर अपन इतनी सी उम्र तक आते आते इतने समझ हो चुके होते हैं कि खुद की पहचान और औरों की पहचान दोनों की इज्जत करते हैं। एक पॉजिटिव हो जाओ, आप सब यहाँ आए ना, इंटेलिजेंट तो है, कोई किसी से कम है नहीं है। होता क्या है कि कई बार पेपर सूट करता है, कई बार पेपर सूट नहीं करता, तो कई थोड़े से आगे निकल जाते हैं, कई थोड़े पीछे रह जाते हैं। कई बार पीछे रह जाते हैं वो इतने ज्यादा दूसरों से बाद में आगे निकल जाते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो 2023 में कुछ ऐसा ही होगा। ये उनके लिए है जो पीछे रह गए, उनको अब कहाँ निकलना है, आगे निकलना है। और जो मनोयोग पूर्वक पढ़ रहे हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। एक जवाब किसी को नहीं देना है, खुद को रोज जवाब दे दिया करो, मैं यही कहता हूँ। छोटा मोटा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आत्मग्लानी वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मस्ती मारा करो, जब मौका मिल जाए, ठंड बंड हो तो अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर लिया करो, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा देख लिया करो कि आज के दिन में मैंने किया क्या है, और मेरा एग्जाम कब है, एग्जाम है फरवरी में, एग्जाम है अप्रैल में, उस हिसाब से तैयार रहो आप। चलिए अब कल आपको मैं मिल जाऊंगा 4 बजे। अब मैं यहीं बैठा रहता हूं, आपके पास कोई संकट हो तो आप मुझसे चर्चा करके जाएं, एक मुद्दे पे चर्चा नहीं करें। मैंने कहा था ना आपसे, हाँ वो नहीं, मौद्रिक चर्चा है मुझसे, वो मैनेजमेंट से करें आप। मैं आपसे हर मुद्दे पे आपसे सहायता के लिए तैयार हूं, ठीक है।